चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। कोरोना को देखते हुए 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों के समय 15 जनवरी तक जनसभाओं, साइकिल रैली, बाइक रैली और पदयात्राओं पर रोक लगा दी गई है। 5 राज्यों में 7 चरणों में चुनाव होगा और 10 मार्च को चुनाव के नतीजों का ऐलान किया जाएगा। यूपी में 7 चरणों में मतदान होगा, जिसका पहला चरण 10 फरवरी को और 7वें चरण का चुनाव 7 मार्च को होगा। पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में एक ही चरण में 14 फरवरी को मतदान होगा, जबकि मणिपुर में 2 चरणों में 27 फरवरी और 3 मार्च को चुनाव होगा। Date of poll 10th February 2022। 10 मार्च 2022 ये वो तारीख है जब 5 राज्यों में किसकी सरकार बनेगी और किसका राज तिलक होगा, ये पूरी तरह साफ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर ये वो राज्य हैं जहां विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। ये चुनाव 10 फरवरी से शुरू होगा और 7 मार्च तक चलेगा। 10 मार्च को 5 राज्यों के नतीजे आएंगे। A total of 690 assembly constituencies will go poll this time. These includes 40 assembly constituencies in Goa, 60 assembly constituencies in Manipur, 117 ACs in Punjab, 17 ACs in Uttarakhand and 403 ACs in Uttar Pradesh। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 1 चरण में चुनाव होंगे, जबकि मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होंगे और 10 मार्च को 5 राज्यों के नतीजों का ऐलान होगा। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। So on 7th March, all polling will be over and the date of counting is 10th March 2022, that is Thursday। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे। पहला चरण 10 फरवरी को होगा, दूसरा चरण 14 फरवरी को, तीसरा चरण 20 फरवरी को, चौथा चरण 23 फरवरी को, 5वां चरण 27 फरवरी को, छठा चरण 3 मार्च को और 7वां चरण 7 मार्च को होगा। 2012, it was done. All the 5 states were done in 9 phases. In 2017, it was done in 8 phases. And now we are reducing it by 1 more phase, and all elections of 5 states will be conducted in 7 phases। जबकि 3 राज्यों पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक साथ एक ही चरण में 14 फरवरी को चुनाव होंगे। In second phase, we will be covering 4 states: Uttar Pradesh second phase, Punjab in 1 phase, Uttarakhand in 1 phase, Goa in 1 phase। So Uttar Pradesh, Punjab, Uttarakhand and Goa. In second phase, Punjab, Uttarakhand, Goa will be over. At date of poll 14th February, that is Monday। उधर मणिपुर में 2 चरणों में मतदान होगा। पहला चरण 27 फरवरी को और दूसरा चरण 3 मार्च को होगा। First phase of Manipur. Manipur will be done in 2 phases. So on 5th phase, we will be having Uttar Pradesh 5th phase and Manipur 1st phase. Uttar Pradesh 6th phase and Manipur 2nd phase। Date of poll 3rd March। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने कोरोना के खतरे को देखते हुए भी कई बड़े ऐलान किए। The Commission has decided that no road show, padyatra, cycle, bike vehicle rally and procession shall be allowed till 15th January 2022। Commission shall subsequently review the situation and issue further instructions accordingly। So up to 15th of January, because the situation is dynamic, it is not static. No road show, no padyatra, no cycle, bike or vehicle rally and any procession। Similarly, no physical rally of political parties or probable candidates or any other group related to election shall be allowed till 15th January। चुनाव आयोग के ऐलान के बाद सियासी पारा भी गर्मा गया। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और ये तारीखें बदलाव की हैं। शुरुआत हो रही है 10 फरवरी से और 10 मार्च तक परिणाम आएगा। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत दिनों से बदलाव का इंतजार कर रही थी।
इतने दिनों में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, किसानों पे झूठे मुकदमे लगे हैं, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हुआ है, नफरत की राजनीति हुई है। इन्होंने लगातार सरकार में बैठ कर के अधिकारियों के माध्यम से लोगों को सताया है, लोगों पे मुकदमे लगे हैं। यहाँ के पंचायत के चुनाव जिस समय देखे थे उस समय क्या नहीं किया सरकार ने। इनके अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता बन गए थे। वहीं बीजेपी ने भी विरोधियों को निशाने पर लेने में देर नहीं लगाई। चलिए, कम से कम अखिलेश यादव ने ये तो स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना उनके लिए मुश्किल है। भगवान उनकी राह आसान बनाए। भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने कहा, कि दूरदृष्टि पूर्ण नेतृत्व की पार्टी है और हमने भारतीय जनता पार्टी को समय के साथ समय की कदम ताल करते हुए चलने के लिए हमारे नेतृत्व ने हमेशा तैयार रखा है। यूपी में 7 चरणों में मतदान होंगे और बीजेपी को उम्मीद है कि वो एक बार फिर सत्ता में वापसी करेगी। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का ये महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की जनता के हितों के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए जो कुछ भी किया है, इन सभी उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः बनेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 के नतीजों की बात की जाए तो 403 सीटों में बीजेपी ने 312 सीटों पर जीत दर्ज कर सरकार बनाई थी। समाजवादी पार्टी के खाते में 47 सीटें आई थी। बीएसपी ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस सिर्फ 7 सीटें जीतने में कामयाब हो पाई थी, जबकि अन्य दलों के खाते में 18 सीटें गयी थी। 400 सीटों की बात करने वाले उत्तर प्रदेश के मुंगेरी लाल अब खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाली बातें कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत हुआ कि नागरिकों की जान की उनको कोई परवाह नहीं है, और इसलिए है क्योंकि वो जानते हैं कि यूपी के 2 लड़के भी नहीं चले थे और इस बार आधा मुख्यमंत्री जो वो थे वो भी नहीं चलने वाला, सुपड़ा साफ होने वाला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में वोट प्रतिशत की बात की जाए तो बीजेपी को 40% वोट मिले थे, समाजवादी पार्टी को 22% वोट मिले थे, बीएसपी को 22% वोट मिले थे और सबसे कम कांग्रेस को 6% वोट मिले थे और अन्य सियासी दलों को 10% वोट मिले थे। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता और हर नेता 5 राज्यों में इन चुनावों को मजबूती से लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को 4 राज्यों के अंदर जबरदस्त तरीके से पटकनी देगा और पंजाब में एक बार फिर कांग्रेस का झंडा फिर लहराएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में बड़े चेहरों की बात की जाए तो बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी हैं। एसपी बीएसपी के ओम प्रकाश राजभर हैं और निषाद पार्टी के संजय निषाद हैं। यूपी की 403 सीटों पर क्षेत्र के हिसाब से बात की जाए तो अवध क्षेत्र में विधानसभा की 66 सीटें आती हैं। पूर्वांचल में 149 सीट, बुंदेलखंड में 39 सीट, रुहेलखंड में 30 सीट, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 66 सीटें आती हैं और दोआब क्षेत्र में 53 सीटें आती हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण की बात की जाए तो अनुमान के मुताबिक 18 से 20% सवर्ण, 42 से 45% OBC, 21 से 22% दलित और 16 से 18% मुसलमान हैं। वहीं यूपी के धार्मिक समीकरण की बात की जाए तो हिंदू 79.73%, मुस्लिम 19.26% और अन्य 1.1% हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते
मैं स्वागत करता हूं, चूंकि चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है और 7 चरणों में उत्तर प्रदेश चूंकि जो 5 राज्य हैं उसमें सबसे बड़ा प्रदेश है और 10 फरवरी से लेकर के 7 मार्च के बीच में मतदान की प्रक्रिया पूरी होगी और 10 मार्च को मतगणना होगी। और 10 मार्च को मैं कहता हूं कि 10 मार्च को 11 बजे सपा के 12 बज जाएंगे। यूपी चुनाव में बयानों की तीर भी जमकर बरस रहे हैं। विजय यात्रा के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिन्ना का जिक्र करके सियासी दंगल की जमीन को गरमा दिया। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। यूपी में अहम चुनावों से ठीक पहले सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या से एक ऐसा विवाद छेड़ा जिसने कांग्रेस को चुनावी जंग में गहरा झटका दिया। अपनी किताब में हिंदुत्व पर सवाल उठाते हुए खुर्शीद ने उसकी तुलना ISIS और बोको हराम से कर दी। वहीं बीजेपी भी यूपी में सत्ता की वापसी की तैयारी में जुटी है। विकास की रफ्तार और उसके धुआंधार प्रचार के बीच ये PM मोदी और CM योगी की जोड़ी वोटर्स को ये बताने में लगी है कि कैसे डबल इंजन की सरकार देश में विकास की गारंटी साबित हो सकती है। UPYOGI यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। वहीं पिछले 5 सालों से यूपी की सत्ता पर काबिज योगी सरकार अपनी उपलब्धियां भी गिना रही है, जिसमें गोरखपुर में एम्स और खाद कारखाने का उद्घाटन किया गया, बलरामपुर और झांसी में सिंचाई योजनाओं की शुरुआत की गई, सुल्तानपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की शुरुआत की गई, वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया, गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया गया, माफिया पर बुलडोजर चलाया गया और महिला अपराध पर काबू पाए जाने का दावा किया गया। यूपी में सभी बड़ी पार्टियों ने विशाल रथ यात्रा, बड़ी बड़ी रैलियां भी की, जिसमें बीजेपी ने जन विश्वास यात्रा शुरू की, समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा और कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा चल रही है। वहीं यूपी चुनाव में जो बड़े मुद्दे हैं उनकी बात की जाए तो राम मंदिर, जाति और धार्मिक मुद्दे, हिंदू और हिंदुत्व का मुद्दा, जिन्ना और बाबर पर बयानबाजी, माफिया पर बुलडोजर चलाने का मुद्दा, अपराध पर काबू पाने का दावा और महिला सशक्तिकरण का मुद्दा हावी। उत्तराखंड में रोजगार और नए जिलों का मुद्दा अहम माना जा रहा है। उत्तराखंड का गठन हुए 2 दशक से ज्यादा हो गए। नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना तो 13 जिले शामिल किए गए। पिछले 2 दशक में नए जिलों के गठन की मांग उठी है, लेकिन अभी तक एक भी जिला नहीं बढ़ सका है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने सत्ता में आने के बाद नए जिलों के गठन को लेकर कदम बढ़ाया, लेकिन अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2017 के नतीजों की बात की जाए तो 70 सीटों में बीजेपी ने 57 सीटों पर जीत दर्ज कर सरकार बनाई थी। कांग्रेस सिर्फ 11 सीटें जीतने में कामयाब हो पाई, जबकि अन्य दलों के खाते में 2 सीटें आई थी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2017 के वोट प्रतिशत की बात की जाए तो बीजेपी को 47% वोट मिले थे, कांग्रेस को 33% वोट मिले थे, जबकि अन्य सियासी दलों को 20% वोट मिले थे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में बड़े चेहरों की बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कांग्रेस की तरफ से हरीश रावत और आम आदमी पार्टी की तरफ से कर्नल अजय कुठियाल है। उत्तराखंड की 70 सीटों पर क्षेत्र के हिसाब से बात की जाए तो गढ़वाल में 22 सीटें, कुमाऊं में 20 सीटें और मैदानी क्षेत्र में 28 सीटें हैं। पंजाब में एक ही चरण में सभी 117 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होगा। पंजाब के सियासी मुद्दों पर बात की जाए तो इस समय वहां किसान आंदोलन, बेअदबी और PM की सुरक्षा में चूक का मुद्दा हावी है। कांग्रेस भले ही जीत का दावा करे, लेकिन कांग्रेस की कले भी खुलकर सामने आई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पद और पार्टी छोड़कर अपनी अलग पार्टी बना ली, जो कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी करेगी। वहीं सिद्धू के साथ CM चन्नी का विवाद भी कई बार सामने आ चुका है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि वो एक बार फिर पंजाब में सरकार बनाएगी। पंजाब विधानसभा चुनाव 2017 के नतीजों की बात की जाए तो 117 सीटों में कांग्रेस ने 77 सीटों पर जीत दर्ज की। आम आदमी पार्टी को 20 सीटें मिली, शिरोमणि अकाली दल को 15 सीटें मिली, जबकि बीजेपी सिर्फ 3 सीटें जीतने में कामयाब हो पाई, जबकि अन्य सियासी दलों को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। पंजाब विधानसभा चुनाव 2017 के वोट प्रतिशत की बात की जाए तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा 39% वोट मिले थे, आम आदमी पार्टी को 24% वोट मिले थे, शिरोमणि अकाली दल को 25% वोट मिले थे, बीजेपी को सिर्फ 5% वोट मिले थे, जबकि अन्य दलों को 7% वोट मिले थे।
पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में बड़े चेहरों की बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब लोक कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह, कांग्रेस की तरफ से पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से भगवंत मान, शिरोमणि अकाली दल की तरफ से सुखबीर सिंह बादल और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के सुखदेव सिंह ढासा हैं। पंजाब की 117 सीटों पर क्षेत्र के हिसाब से बात की जाए तो मालवा क्षेत्र में 69 सीटें, बाछा क्षेत्र में 25 सीटें और दोआब में 23 सीटें आती हैं। गोवा में एक ही चरण में सभी 40 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होगा। गोवा में बड़े चुनावी मुद्दे हैं, उनमें खनन, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य में 10 साल से खनन बंद है। इस चुनाव में सभी पार्टियां सत्ता में आने पर इसे दोबारा शुरू करने का वादा कर रही हैं। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। कोरोना की वजह से पर्यटन पर पड़े बुरे असर ने भी इसे बढ़ाने का काम किया है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार भी गोवा में चुनावी मुद्दा बना हुआ है। गोवा विधानसभा चुनाव 2017 के नतीजों की बात की जाए तो 40 सीटों में कांग्रेस को 17 सीटें मिली थी, बीजेपी को 13 सीटें मिली थी, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी को 3 सीटें मिली थी, जबकि अन्य दलों के खाते में 7 सीटें आई थी। गोवा विधानसभा चुनाव 2017 के वोट प्रतिशत की बात की जाए तो 40 सीटों में कांग्रेस को 28% वोट मिले थे, बीजेपी को 32% वोट मिले थे, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी को 11% वोट मिले थे, जबकि अन्य दलों को 29% वोट मिले थे। गोवा विधानसभा चुनाव 2022 में बड़े चेहरों की बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और विश्वजीत राणे हैं, कांग्रेस की तरफ से प्रताप सिंह राणे और दिगंबर कामत हैं। मणिपुर विधानसभा चुनाव 2017 के नतीजों की बात की जाए तो 60 सीटों पर कांग्रेस को सबसे ज्यादा 28 सीटें मिली थी, बीजेपी को 21 सीटें मिली थी, नागा पीपुल्स फ्रंट को 4 सीटें मिली थी, जबकि अन्य दलों के खाते में 7 सीटें आई थी। मणिपुर विधानसभा चुनाव 2017 के वोट प्रतिशत की बात की जाए तो 60 सीटों पर कांग्रेस को सबसे ज्यादा 35% वोट मिले थे, बीजेपी को 36% वोट मिले थे, नागा पीपुल्स फ्रंट को 7% वोट मिले थे। मणिपुर विधानसभा चुनाव 2022 में बड़े चेहरों की बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से एन बीरेन सिंह और थोगम विश्वजीत सिंह है, जबकि कांग्रेस की तरफ से ओक्राम इबोबी सिंह है। जिन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले उनके मौजूदा मुख्यमंत्रियों की बात की जाए तो अभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड में बीजेपी के पुष्कर सिंह धामी, पंजाब में कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी, गोवा में बीजेपी के प्रमोद सावंत और मणिपुर में बीजेपी के एन बीरेन सिंह। यानी साफ है कि 5 में 4 राज्यों में बीजेपी ने 2017 में बाजी मारी थी। सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इन 5 राज्यों में जीत का सेहरा जनता किसे पहनाएगी ये 10 मार्च को साफ हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में बड़ा उलटफेर करते हुए बीजेपी ने मेयर के पद पर कब्जा जमा लिया। बीजेपी की सरबजीत कौर चंडीगढ़ की मेयर बन गई, लेकिन नगर निगम चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली आम आदमी पार्टी ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया और सदन के अंदर ही हंगामा खड़ा कर दिया। हालात तब बिगड़ गए जब हंगामा करने से रोकने पर आम आदमी के पार्षद बीजेपी के लोगों से उलझ गए। नौबत धक्का मुक्की तक पहुंच गई। इसके बाद मार्शलों को बुलाया गया। पुलिस के कई अधिकारी भी वहां पहुंचे, लेकिन तमाम कोशिश के बावजूद वहां हंगामा शांत नहीं हुआ। इससे पहले आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने मेयर की कुर्सी के पीछे खड़े होकर हंगामा किया और नारेबाजी की। इस दौरान मेयर की कुर्सी पर बीजेपी की सरबजीत कौर बैठी रही। हंगामा बढ़ा तो वहां मौजूद कुछ अधिकारियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की। पुलिस अधिकारियों ने भी उनसे शांत रहने की अपील की, लेकिन वो नहीं माने। जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हो ये ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਲ ਚਲਨ ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਿੱਤਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। आम आदमी पार्टी दिल्ली च भी ये करती आ रही है। काफी देर तक सदन के अंदर आम आदमी पार्टी के पार्षदों का हंगामा चलता रहा, जिसकी वजह से सदन की पूरी कार्यवाही ठप पड़ गई। और इस बीच आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि मेयर चुनाव में वोटों की गिनती में धांधली हुई है, जिसकी वजह से बीजेपी की सरबजीत कौर चंडीगढ़ की मेयर बन गई। विरोध जताने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा भी वहां पहुंच गए और वो मेयर ऑफिस के बाहर पुलिस वालों के साथ बहस करने लगे। आप 2 मिनट साइड पे। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोटों की गिनती दोबारा कराने की मांग की। निरपक्ष तरीके दे नाल चंडीगढ़ एमसीज दी रीकाउंटिंग कराई जावे तो निरपक्ष तरीके दे नाल चंडीगढ़ दा मेयर चुनिया जावे। तो वहीं चंडीगढ़ का मेयर बनने पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सरबजीत कौर को बधाई दी। मैं श्रीमती सरबजीत कौर को, भारतीय जनता पार्टी के सारे चुने हुए प्रत्याशियों को और चंडीगढ़ भारतीय जनता पार्टी
सारी टीम को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। यही नहीं, उन्होंने ये उम्मीद जताई कि पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी इसी तरह जीत दर्ज करेगी। और लगे हाथ उन्होंने आम आदमी पार्टी को ये नसीहत दी कि उन्हें प्रदर्शन कर राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी इसलिए भी नाराज है कि निगम चुनाव में वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और उसने चंडीगढ़ नगर निगम की 35 सीटों में 14 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन 12 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद भी बीजेपी ने वहां अपना मेयर बना लिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस से निकाले जाने के बाद देवेंद्र सिंह बबला अपनी नवनिर्वाचित पार्षद पत्नी हरप्रीत कौर बबला के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके अलावा चंडीगढ़ से बीजेपी की सांसद किरण खेर को भी एक वोट डालने का अधिकार है। इस तरह बीजेपी के पास भी आम आदमी पार्टी की तरह 14 वोट हो गए और जब मेयर के लिए वोटिंग हुई तो आम आदमी पार्टी का एक वोट अमान्य घोषित कर दिया गया, जिसके बाद बीजेपी के 14 और आम आदमी पार्टी के 13 वोट हो गए और साथ ही इस तरह बीजेपी की सरबजीत कौर मेयर बन गई। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, राजौरी, पुंछ, अनंतनाग के कांजीकुंज में भारी बर्फबारी हुई है। भारी बर्फबारी से मकान और पेड़ पूरी तरह से बर्फ से ढके नजर आए। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी नजर आई। कई जगह गाड़ियां भी बर्फ से ढकी दिखी। काजीकुंज और गुलमर्ग में कई जगह 1 फीट से ज्यादा बर्फ जमी दिखी। स्थानीय लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन घाटी में पहुंचे सैलानियों के लिए ये मौसम मन की मुराद पूरी होने जैसा है। जो लोग सिर्फ बर्फबारी देखने के मकसद से कश्मीर घूमने पहुंचे हैं, उन्होंने इस मौसम का भरपूर आनंद ले रहे हैं। कई सैलानी बर्फ के साथ तस्वीरें खींचकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। डोडा, उधमपुर का हाल भी कुछ अलग नहीं है। वहां भी लगातार हो रही बर्फबारी ने ज्यादातर लोगों को उनके घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जन्नत है यहाँ पर और जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए परेशानी जरूर बढ़ गई है, लेकिन जो लोग घूमने पहुंचे हैं उनकी मुराद पूरी हो गई है, क्योंकि बर्फबारी देखने के लिए ही लोग सैलानी यहाँ पर पहुंचते हैं। तो हम जम्मू कश्मीर की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, यहाँ पर बर्फबारी काफी ज्यादा हो रही है और हालात भी बिगड़ चुके हैं। सफेद आफत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए परेशानी हो जाती है, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं और घरों में कैद होने के लिए भी लोग मजबूर हो जाते हैं। तो उसका दूसरा पहलू ये है, स्थानीय लोगों के लिए परेशानी है, लेकिन जो पर्यटक वहां पर पहुंचे हैं उनकी खुशी देखते ही बन रही है। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाके भी सफेद चादर से ढके नजर आ रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश जारी है। जहां नजर दौड़ाए बर्फ ही बर्फ है। कुछ इलाकों में तो 4 फीट तक की बर्फबारी हुई है। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से 300 से ज्यादा सड़कें ब्लॉक हो चुकी हैं। कई जगहों पर पर्यटक फंस चुके हैं। पुलिस ने पर्यटकों को शिमला के ऊपरी इलाकों में वाहन चलाने से बचने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। बर्फ के कारण सड़कों पर भारी फिसलन हो रही है। पुलिस ने शिमला की खिड़की में फंसे 10 लोगों को रेस्क्यू किया। बर्फबारी के बाद जहां मनाली में ठंड बढ़ चुकी है, तो वहां पर्यटक भी बर्फ का मजा लेने के लिए शहर में आ गए हैं। हालांकि कोरोना की वजह से इस बार भीड़ उतनी ज्यादा नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है, स्नोफॉल का पूरा आनंद लिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ, तुंगनाथ, चक्राता खूब बर्फ वहां पर गिर रही है। बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हर्षिल बर्फ की सफेद चादर ओढ़ चुके हैं। बद्रीनाथ धाम में करीब 3 फीट और हेमकुंड साहिब में 4 फीट तक बर्फ जम गई है। बर्फबारी और बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट आई है। पहाड़ी इलाकों में बर्फ पड़ने के बाद सुबह से ही पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। चमोली में शुक्रवार को देर रात से बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। चमोली के 15 से अधिक गांव बर्फ से ढक चुके हैं। तो ये आप तस्वीरें देखिए, चमोली में हालात खराब हैं क्योंकि बर्फबारी काफी ज्यादा हो चुकी है। गंगोत्री में भी जमकर बर्फबारी हुई है, जिससे कई फीट तक बर्फबारी हुई है और बर्फ जमा हुए है। जो आसपास के इलाके हैं वो भी बर्फ की सफेद चादर से पटे पड़े हैं। हालांकि पर्यटक यहाँ पर पहुंचे हैं, दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं इस मौसम का मजा लेने के लिए, और वो लोग इतनी बर्फबारी के बीच भी यहाँ पर पहुंचे हैं मस्ती करने। पाकिस्तान में रावलपिंडी के मुरी हिल स्टेशन में हुई भारी बर्फबारी से गाड़ियों में फंसे 21 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि वहां खराब मौसम और जरूरत से ज्यादा संख्या में पर्यटकों के पहुंचने से हालात बिगड़ गए, जबकि भारी बर्फबारी की वजह से कई जगह पेड़ों को
गिरने से रास्ते बंद हो गए। बाद में प्रशासन की तरफ से गाड़ी में फंसे लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने के लिए रेस्क्यू चलाया गया। इलाके के लोगों ने भी कारों में फंसे लोगों को खाना और कपड़े दिए। वहां की सरकार ने इलाके को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया, यानी फिलहाल लोगों के वहां जाने पर रोक रहेगी। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने घूमने गए लोगों की मौत पर दुख जाहिर किया, साथ ही ऐसे हादसे दोबारा ना हो इसके लिए कड़े नियम बनाने की बात कही। दिल्ली में बीती रात से हो रही बेमौसम बारिश कहर बनकर बरसी। कई घंटों से चल रही बारिश की वजह से राजधानी के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया, वो भी इतना कि उसे पार करने में अच्छों के पसीने छूट जाएं। बारिश से बिगड़े ऐसे ही हालात की कुछ तस्वीरें प्रहलादपुर अंडरपास से भी सामने आईं, जहां इतना पानी भरा कि कुछ बड़े बड़े ट्रक और बसें भी उसमें फंस गईं। इन गाड़ियों का आधा हिस्सा पानी में डूब गया और उन लोगों की जान मुश्किल में पड़ गई जो वहां से निकलने की कोशिश लगातार करते रहे। लेकिन मौसम के इस मिजाज ने मददगारों को भी पीछे धकेलने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। उस टाइम से मदद में हम लोग लगे हैं, लेकिन वहाँ जा नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल मंडावली अंडरपास का भी हुआ, जहां से निकलने के लिए लोगों ने अलग अलग तरकीबें अपनाई। किसी ने भीगने के डर से मोटरसाइकिल पर पैर ऊपर करके उस रास्ते को पार करने की कोशिश की, तो कोई साइकिल को किनारे से ले जाने लगा। लेकिन सारी तरकीबें धरी की धरी रह गईं, क्योंकि पूरे अंडरपास में इतनी बड़ी मात्रा में पानी भरा कि ज्यादा दूर तक खुद को उससे बचा पाना आसान नहीं था। इस पानी में कई लोगों के टू व्हीलर खराब हो गए और कार सवारों के पास भी धीरे धीरे हेडलाइट जलाकर अंडरपास से निकलने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। मिंटो रोड पर भी हालात कुछ खास अलग नहीं रहे। वहां सड़क पर कई जगहों पर हो रहे गड्ढों में पानी भर गया। ऐसे में लोगों ने धीमी रफ्तार में ही आगे बढ़ने में अपनी भलाई समझी। गुरुग्राम में बारिश से सड़कों पर हुई जलभराव ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। सड़कों पर पानी भर जाने से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। टूटी सड़कें और गड्ढों से सबसे ज्यादा परेशानी दोपहिया गाड़ियों और पैदल चलने वालों को हुई। शुक्रवार रात से लगातार हो रही बारिश से शहर की सड़कों पर जगह जगह पानी भर गया। बारिश का पानी रिहायशी इलाकों में भरने से लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। वहीं ठंड और बारिश की वजह से लोग घर से बाहर निकलने से बचते दिखाई दिए। एक दिन पहले पंजाब के जलंधर पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा के सामने दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट करने वाले गुट ने आरोप लगाया कि राघव चड्ढा ने पैसे लेकर दूसरी पार्टी से आए लोगों को टिकट बांटे और इसी बात से खफा इस गुट ने राघव चड्ढा के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिस पर दूसरे गुट के लोग भड़क गए और वो राघव चड्ढा का विरोध कर रहे इन लोगों से उलझ गए। देखते ही देखते दोनों गुटों के बीच लात घूंसे चलने लगे। इस मारपीट से वहां अफरा तफरी मच गई और कुछ लोग तो बचने की कोशिश करते नजर आए। हालांकि कुछ पुलिस वालों ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने हालात को संभालने की कोशिश की, मगर गुस्से में आग बबूला दोनों गुट पुलिस वालों की भी सुनने को तैयार नहीं हुए। जो झगड़ा वहां के प्रेस क्लब परिसर में शुरू हुआ वो कुछ ही देर में सड़क पर आ गया। इस मारपीट में वहां रखी कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। बताया गया कि राघव चड्ढा का विरोध कर रहे लोगों ने उनकी गाड़ी को भी निशाना बनाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस वाले राघव चड्ढा को वहां से सही सलामत निकालने में कामयाब रहे। यूरोप के देश सर्बिया में बड़ी संख्या में लोगों ने वहां की राजधानी बेलग्राम में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारियों ने वहां लिथियम खनन से जुड़ी सभी प्लानिंग पर रोक लगाने की मांग की और अपनी आवाज बुलंद करने के लिए उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। कड़ाके की ठंड में ये प्रदर्शनकारी एक हाईवे पर उतर आए और अचानक लोगों को हाईवे पर देखकर वहां से गुजरने वाली गाड़ियों के पहिए थम गए। इस बीच एक ड्राइवर ने रास्ता रोके जाने का विरोध किया तो वहां हाथापाई शुरू हो गई। हालांकि इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने एम्बुलेंस को तो आगे जाने दिया, लेकिन बाकी गाड़ियों को लौटना पड़ा। Mi smo ovde zato što smo preprečili svojim telima put da objavimo da nismo spremni da prodajemo svoju zemlju। हाँ, कई दूसरे शहरों में भी लोगों ने इसी तरह प्रदर्शन किया। विवादास्पद तरीके से महिला के बाल काटने के आरोप में घिरे मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के माफी मांगने के बाद भी उनके खिलाफ जो गुस्सा है वो थम नहीं रहा। इसी कड़ी में एक हिंदूवादी संगठन से जुड़े कुछ लोगों ने दिल्ली में कुछ जगहों पर उनके खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसकी एक तस्वीर रोहिणी इलाके के एक मॉल से सामने आई। वहां हिंदूवादी संगठन के लोगों ने जावेद हबीब के नाम से चलने वाले एक सैलून पर पहुंचकर हंगामा किया और उसे बंद करवा दिया। हंगामे की खबर मिलते ही कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे और इन लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने नारेबाजी तेज कर दी।
हंगामे और नारेबाजी की खबर मिलते ही मॉल घूमने आए लोग भी हैरान रह गए और कुछ ही देर में उस सैलून के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद पुलिस वाले ने फौरन इन सभी लोगों को किसी तरह वहां से हटाया। हालांकि इस घटना पर जावेद हबीब माफी मांग चुके हैं, लेकिन भोपाल में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा एक कार्यक्रम के दौरान जावेद हबीब पर विवादास्पद बयान दे बैठे। अरे जिनकी थूकने की संस्कृति है, हिंदुओं खड़े हो जाओ, अब उन पर थूकने का काम करो जो तुमको अपमानित करते हैं। इस मामले में जावेद हबीब के खिलाफ केस भी दर्ज हो चुका है, लेकिन 3 जनवरी के वायरल वीडियो पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पंजाब की 117, उत्तराखंड की 70 और गोवा की 40 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को एक चरण में वोट डाले जाएंगे, जबकि मणिपुर की 60 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में चुनाव कराने का ऐलान किया गया और वहां पहले चरण में 38 सीटों पर 27 फरवरी को और बाकी की 22 सीटों के लिए 3 मार्च को वोटिंग की जाएगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान कराया जाएगा, जिनमें पहले चरण की 58 सीटों पर 10 फरवरी को और दूसरे चरण की 55 सीटों पर 14 फरवरी को वोटिंग होगी। वहीं तीसरे चरण की 59 सीटों के लिए 20 फरवरी को वोटिंग होगी और चौथे चरण की 7 सीटों के लिए 23 फरवरी को मतदान होगा, जबकि 5वें चरण की 60 सीटों के लिए 27 फरवरी को वोटिंग होगी और छठे चरण की 57 सीटों के लिए 3 मार्च को, जबकि 7वें और अंतिम चरण की 54 सीटों के लिए 7 मार्च को राज्य में वोट डाले जाएंगे। सभी 5 राज्यों के चुनावी नतीजों का ऐलान 10 मार्च को होगा। 7th March, all polling will be over, and the date of counting is 10th March 2022, that is Thursday. वाराणसी में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। वाराणसी के घाट पर विवादास्पद पोस्टर लगाने के मामले में हुई कार्रवाई पर बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। 2 दिन पहले गंगा के कुछ घाटों पर पोस्टर लगाए गए थे, जिनमें लिखा था काशी के गंगा घाट पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। का परचम है और दूसरी बात है कि हिंदू हित की बात हम करते हैं, हिंदुत्व के लिए है। मुंबई में सीबीआई के दफ्तर में 68 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें सीबीआई के कर्मचारी, अधिकारी और बाकी दूसरे स्टाफ भी शामिल हैं। यूपी में कानपुर और कन्नौज के बाद वाराणसी में जीएसटी की टीम ने गुटखा कारोबारी के ठिकानों पर छापा मारा। गुटखा कारोबारी लक्ष्मीकांत पांडे पर टैक्स चोरी का आरोप लगाया गया है। बिहार के औरंगाबाद में जेडीयू सांसद महाबली सिंह के क्रिकेट के मैदान में गिर गए। बताया गया कि वो वहां चल रहे एक टूर्नामेंट के फाइनल मैच का उद्घाटन करने पहुंचे थे, तभी उनका संतुलन बिगड़ गया और सांसद नीचे गिर पड़े। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग ने कोरोना की वजह से 15 जनवरी तक रैलियों पर रोक लगा दी। मतलब ये कि यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में सियासी दल 15 जनवरी तक कोई भी राजनीतिक रैली नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा 15 जनवरी तक किसी भी तरह के रोड शो, साइकिल रैली, नुक्कड़ सभा और पद यात्रा की भी इजाजत नहीं होगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग ने रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक कैंपेन कर्फ्यू भी लगा दिया। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी उम्मीदवार इस दौरान चुनाव प्रचार नहीं कर सकेगा। हालांकि चुनाव आयोग ने सियासी दलों को ज्यादा से ज्यादा वर्चुअल तरीके से चुनाव प्रचार करने की सलाह दी। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि अगर सियासी दल के उम्मीदवार नियमों का उल्लंघन करेंगे तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इतना ही नहीं, जीत का जश्न मनाने और विजय जुलूस निकालने पर भी चुनाव आयोग ने पाबंदी लगा दी। कोरोना की वजह से चुनाव आयोग ने सभी चुनावी राज्यों में वोट डालने का समय 1 घंटा बढ़ा दिया ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कर सकें। Political parties and candidates are advised to conduct their campaign as much as possible through digital, virtual media platforms, mobile-based mode instead of physical mode, ensuring strict compliance of COVID safety norms. राजधानी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के पहले ही दिन कई जगह सख्ती देखने को मिली। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद दिल्ली सरकार ने शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक 2 दिन का वीकेंड कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया था।
जिसके पहले ही दिन इस वीकेंड कर्फ्यू का अच्छा खासा असर भी देखने को मिला। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट से जो तस्वीर सामने आई, उनमें कई गैर जरूरी दुकानों का शटर बंद नजर आया। आमतौर पर इस मार्केट में पैर रखने तक की जगह नहीं होती, लेकिन कर्फ्यू लगने के बाद वहाँ सन्नाटा पसरा हुआ दिखा। इस जगह मार्केट में भी शटर जो है वो गिरे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी वीकेंड कर्फ्यू के दौरान सख्ती नजर आई। वहाँ चिल्ला बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर एक एक गाड़ी की चेकिंग की और उनके जरूरी सेवाओं से जुड़े दस्तावेज देखने के बाद ही उन्हें दिल्ली में एंट्री की अनुमति दी। जो लोग जरूरी सेवाओं से जुड़े होने का सबूत नहीं दिखा पाए, उन्हें बॉर्डर से लौटा दिया गया। इस गाड़ी में जो चालक है उनके पास कोई जरूरी सेवा का कार्ड नहीं है, ये वापस गाड़ी देखिए इसे यू टर्न करवा दिया है। इसी तरह की सख्ती दिल्ली के बाकी कई इलाकों में भी देखने को मिली। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबानी लड़ाकों का एक बार फिर क्रूर चेहरा सामने आया। इस बार तालिबान ने पंजशीर के रहने वाले लोगों को अपना निशाना बनाया। तालिबान ने सरकार बनाने के बाद शरीयत कानून लागू करने का ऐलान किया था और लोगों से कहा था कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा। लेकिन काबुल से आए इस वीडियो ने तालिबान के अच्छा शासन देने और लोगों के साथ न्याय करने जैसे वायदों की धज्जियां उड़ा दी। जो वीडियो सामने आया उसमें तालिबान के लड़ाके पंजशीर के रहने वाले कुछ लोगों को गिरफ्तार करते और उन्हें जबरदस्ती अपने साथ ले जाते दिखाई दिए। लेकिन गिरफ्तार लोगों को ले जाने का जो तरीका अपनाया गया वो बेहद अमानवीय था। वीडियो में तालिबानी लड़ाके गिरफ्तार किए गए पंजशीरी लोगों को गाड़ियों की डिक्की में जबरदस्ती डालते नजर आए। देखने से ऐसा लगा जैसे वो इंसान नहीं बल्कि जानवर हों। सभी लोगों को गाड़ियों की डिक्की में डालने के बाद तालिबानी लड़ाके वहां से चले गए। एमपी में बिना मास्क लगाए हुए लोगों को पेट्रोल न देने के फैसले का असर देखने को मिला। मध्य प्रदेश में बिना मास्क लगाए हुए लोगों को पेट्रोल पंप पर तेल नहीं देने के फैसले का असर दिखने लगा। भोपाल के पेट्रोल पंपों पर सरकार के इस निर्देश का पालन करते हुए कई पोस्टर लगा दिए और तेल के लिए आने वालों पर मास्क पहनना जरूरी कर दिया। और जगह जगह हमने लिख के लगा रखा है कि नो मास्क नो पेट्रोल। सरकार के इस फैसले का लोगों ने भी समर्थन किया। ये जो लोग हैं, लोगों को भी ये बात समझ में आ रही है कि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, इस संक्रमण से बचने का सबसे अच्छा रास्ता है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहनिए। बिहार के मोतिहारी में कुछ लोगों पर एयरफोर्स के एक अधिकारी आदित्य कुमार की हत्या का आरोप लगा, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया गया कि वो मोटरसाइकिल से अपने पिता के साथ घर लौट रहे थे, तभी उन पर यह हमला किया गया। 3-4 के संख्या में कुछ लोग था, उसी जगह इन पर प्रहार किए गए। आदित्य कुमार छुट्टी पर घर आए हुए थे। बताया जा रहा है कि कुछ पड़ोसियों से उनका जमीन विवाद चल रहा था। हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिसके बाद वहां पहुंचे कई पर्यटक इस मौसम का मजा लेने के लिए बाहर निकल आए। शिमला शहर के आसपास तो बर्फबारी हो रही थी, लेकिन यहाँ शिमला टाउन में जो है सीजन की पहली बर्फबारी आज हुई है। इस बर्फबारी का मजा लेने में बच्चे भी पीछे नहीं रहे। बहुत मजा आ रहा है मुझे। स्नो, आज सुबह हम लोगों ने स्नोफॉल देखी, इतना मजा आया हम लोगों को। चीन के चिंघाई प्रांत में भूकंप के झटकों से कई इलाके बुरी तरह हिल गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.9 बताई गई, जबकि उसका केंद्र चिंघाई की राजधानी शीनिंग से 138 किलोमीटर दूर होने का दावा किया गया। भूकंप के दौरान जो कुछ हुआ उसकी कुछ तस्वीरें सीसीटीवी कैमरों में भी रिकॉर्ड हो गई। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के खास गुर्गे पर दिल्ली पुलिस ने शिकंजा कस दिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंगस्टर अजय गुज्जर को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। दाऊद के इस गुर्गे के खिलाफ 25 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं और ये न सिर्फ दाऊद इब्राहिम का बल्कि उसके करीबी छोटा शकील का जीजा आरिफ जान का भी बेहद करीबी है, जो कि दाऊद के भाई इकबाल कास्कर के साथ मिलकर जबरन वसूली का काम कर रहा था। अजय गुज्जर पर हरियाणा के 2 मंत्रियों से करोड़ों रुपए के मांगने का भी आरोप है। दाऊद इब्राहिम का ये गुर्गा कई सालों से उसके लिए जबरन वसूली का काम कर रहा था, जिसका बड़ा नेटवर्क मुंबई, हरियाणा और राजस्थान में भी फैला हुआ था। यूपी के मनीष गुप्ता हत्याकांड में 6 पुलिस वालों को आरोपी बनाया गया। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या के मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी। सीबीआई की चार्जशीट में 6 पुलिस वालों को हत्या का आरोपी बनाया गया। 27 सितंबर 2021 को गोरखपुर के एक होटल में मनीष की मौत हुई थी, जिसके बाद इसकी जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा गया था।
कांग्रेस नेता उदित राज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए विवादास्पद बयान पर पार्टी की ही तरफ से उन्हें नसीहत दी गई। उदित राज ने फिरोजपुर में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मुद्दे पर पीएम को घेरने की कोशिश की और इसी चक्कर में उन्होंने 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले पर विवादास्पद बयान दे दिया। मैंने ट्वीट किया कि पुलवामा का साजिश पीएम मोदी जी की ही हो सकती है। उदित राज के इस बयान से सियासत में उबाल आ गया, जिसके बाद कांग्रेस की तरफ से उन्हें सोच समझकर बोलने की सलाह दी गई कि हम लोगों को बिना कोई सबूत के या बिना किसी जानकारी के इतने गंभीर मसलों पर अपना बयान नहीं देना चाहिए। बर्फबारी के बीच एलओसी पर डटे सेना के जवानों की कुछ तस्वीरें सामने आईं, जिनमें कुछ जवान लाइन ऑफ कंट्रोल पर जमी बर्फ का मुकाबला करते हुए पेट्रोलिंग करते दिखाई दिए। जवानों की इस जाबाजी के वीडियो को रक्षा मंत्रालय ने जारी किया। झारखंड के गुमला में नक्सलियों ने उत्खनन के काम में लगी कंपनी पर हमला कर दिया और वहां खड़ी करीब 27 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। बताया गया कि इस घटना को अंजाम देने के लिए 20 से ज्यादा नक्सली वहां पहुंचे थे। यूपी के शाहजहांपुर में मुठभेड़ के बाद 6 बदमाशों को हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया कि ये सभी आरोपी डकैती की योजना बना रहे थे। 6 व्यक्तियों की मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी की है। ये 6 व्यक्ति डकैती डालने की योजना बना रहे थे। पाकिस्तान के रावलपिंडी में बर्फीले तूफान की चपेट में आने से 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि ये सभी पर्यटक थे जो वहां के एक हिल स्टेशन पर घूमने गए थे। तभी इन लोगों का सामना तूफान और बर्फबारी से हो गया। जोधपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एम्स अस्पताल के बाहर एक लड़के ने चाय का ठेला लगाने वाले एक बुजुर्ग पर गर्मा गर्म चाय उड़ेल दी। बताया गया आरोपी लड़का भी वहां फलों का ठेला लगाता है, जिसका किसी बात पर इस चाय वाले से झगड़ा हो गया था, जिसके बाद उसने गुस्से में चाय के ठेले पर ही लात मार दी। लात पड़ते ही चूल्हे पर रखा चाय से भरा पतीला बुजुर्ग दुकानदार के ऊपर गिर गया। गर्म चाय से झुलसा वो दुकानदार छटपटाता दिखा, जिस पर वहां खड़े एक आदमी ने तुरंत पानी डाला। मगर इतना सब होने के बावजूद भी उस आरोपी की अकड़ कम नहीं हुई और फिर से चाय वाले को धमकाता नजर आया। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उस बुजुर्ग के कपड़े उतारे और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। मुंबई के धारावी में कोरोना से निपटने के लिए बीएमसी ने वॉर रूम बनाया, जहां से अस्पतालों में बेड, दवाएं और कोरोना मरीजों की निगरानी की जा रही है। साथ ही यहां कोरोना जांच और कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर भी इस वॉर रूम से पैनी नजर रखी जा रही है। और इन सभी के पीछे की वजह है धारावी में लगातार कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा होना। धारावी में जहां कुछ दिन पहले कोरोना के आंकड़े 2 अंकों में सामने आते थे, वहीं अब कोरोना मरीजों की संख्या 150 के करीब पहुंच गई। शुक्रवार को धारावी में कोरोना के 130 नए मरीज सामने आए थे। दूसरे दिन ये आंकड़ा बढ़कर 147 तक पहुंच गया। धारावी में अभी 739 एक्टिव केस हैं। ये आंकड़े इसलिए भी डराने वाले हैं क्योंकि धारावी में कोरोना की पिछली दोनों लहरों में इतने मामले एक दिन में कभी सामने नहीं आए। कोरोना की इसी तेज रफ्तार को देखते हुए धारावी में वॉर रूम को एक्टिव कर दिया गया। धारावी में जो भी केसेस आते हैं उन्हें यहीं से हैंडल किया जा रहा है। बीएमसी का दावा है कि वो धारावी में कोरोना से निपटने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। पिछले कुछ दिनों से टेस्टिंग बढ़ाई हुई है, लेकिन हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करें। वहीं बीएमसी ने धारावी में लोगों की कोरोना जांच भी तेज कर दी है, जिससे कोरोना को फैलने से रोका जा सके। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग के डिजिटल प्रचार के फैसले पर आपत्ति जताई। चुनाव आयोग ने यूपी और पंजाब समेत 5 राज्यों में 15 जनवरी तक चुनावी रैलियों पर रोक लगा दी और सियासी पार्टियों को वर्चुअल तरीके से प्रचार करने की सलाह दी। लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मांग की, जिन पार्टियों के पास वर्चुअल रैली के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, उन्हें ज्यादा वक्त मिलना चाहिए। हालांकि वो बीजेपी को घेरने से नहीं चूके। बीजेपी के पास पहले से बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सरकार में है, इलेक्शन बॉन्ड भी सबसे ज्यादा नहीं मिलते हैं। अगर खर्चा करने में सबसे आगे कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अखिलेश यादव के इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। कम से कम अखिलेश यादव ने ये तो स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना उनके लिए मुश्किल है। विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर राज्य में बीजेपी की सरकार बनने की उम्मीद जताई। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी। रक्षा मंत्रालय के जनसंपर्क अधिकारी ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें एक जवान एलओसी की निगरानी करता दिखा।
उसके घुटने तक बर्फ ही बर्फ नजर आई, जबकि ऊपर से भी बर्फबारी होती रही। इसके अलावा इतनी ऊंचाई पर तेज हवाएं उस जवान का संतुलन बिगाड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन वो जवान इस बर्फीले तूफान में भी डटा रहा। पंजाब में चुनाव आचार संहिता लगने से महज कुछ घंटे पहले डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को हटाकर वीरेश कुमार भावरा को नया डीजीपी बना दिया गया। वीरेश भावरा 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई चूक मामले में एनआईए ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की मदद के लिए आईजी संतोष रस्तोगी का नाम दिया। हाईकोर्ट ने एक दिन पहले अपने एक आदेश में एनआईए को रजिस्ट्रार जनरल की सहायता के लिए एक अधिकारी को नाम देने के लिए कहा था। राजस्थान के बाड़मेर में कुछ बदमाशों ने एक लड़के को बंधक बनाकर पीट दिया। इससे पहले उसके बाल भी काटे गए। इस घटना के वीडियो के वायरल होते ही पुलिस भी हरकत में आई और इस मामले की जांच में जुट गई।